Assalamu alaikum. Dear student, today I will talk not about the building, I will talk about the components, different parts and different elements that are usually going into the making of a building. And I hope that you people will enjoy this lecture because it is connected with the very basics of the building of English language. And I hope that it will be really helpful for you, irrespective of the fact if you are student of class first year, if you are student of class second year, or if you are student of class 9th, and anywhere you stand, you will definitely be benefited by this lecture. We will start with word. ये इसी वजह से कि सेकेंड ईयर का जो बुक है, सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें बेसिकली फ्रेज यानी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एटसेट्रा इस किस्म की पॉइंट्स है। फिर मैंने समझा कि हम कोशिश करेंगे इस फ्रेज को समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर भी हम चलेंगे और थोड़ा सा नीचे भी चलेंगे। सो वर्ड से हम बेसिकली शुरू करेंगे ताकि आपको फ्रेज समझ में आ पाए, और इसके बाद और भी बहुत से चीज़ें जो होंगे, क्लास, सेंटेंस एटसेट्रा, उस पर भी थोड़ा सा ब्रीफली हम जो है ना डिस्कशन करेंगे। So dear student, this is the tension with every student that they are not familiar with what is word and how we form words, etc. So basically dear, 2 points, vowel and consonant. Vowel कौन से होते हैं? यहाँ पे A, E, I, O, U. In consonant, rest of the 26 letters, alphabets, वो कौन से होते हैं? From B to Z. We combine to bring these two components in vowels and consonant in different. We pick them up and then bring them together. और इसी तरह हम उससे फिर क्या चीज बनाते हैं? हम उससे वर्ड्स बना देते हैं। अब वर्ड्स डियर स्टूडेंट क्या चीज होती है, किस तरह हम उसकी तारीफ करेंगे? चंद अल्फाज को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, सिंपली डिफाइन किया है कि हम किस चीज को वर्ड्स कह सकते हैं और किस चीज को वर्ड्स नहीं कह सकते हैं। एज पर द डेफिनेशन आई हैव मेड हियर, let us read it out. A combination of vowels and consonants. यानी combination का मतलब होता है मजमुआ, जमा करना। जब हम यानी जमा करते हैं, कंबाइन कर देते हैं किस चीज को? vowels and consonants। और इसके बाद सेकेंड कंडीशन, क्रिएटिंग मीनिंग। वर्ड को हम वर्ड तब कह सकते हैं कि जब हम इसमें वावल और कॉन्सोनेंट को जमा करते हैं और साथ साथ वो वावल और वो कॉन्सोनेंट जिसको हमने जमा किया, अगर उसमें यह सलाहियत है कि उससे कोई माने निकले तो हम उसको डियर स्टूडेंट वर्ड्स कह सकते हैं, वरना ये वर्ड्स नहीं होगा। वर्ड तो फिर हम उसको वर्ड कह सकते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट एंड कंडीशन नंबर सेकंड कि ये वावल और कॉन्सोनेंट की कॉम्बिनेशन होगी और साथ साथ इसमें से कोई मानी भी निकले होंगे। अब देखते हैं एग्जांपल्स को। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा है रूम। रूम डियर, जब मैं ये लफ्ज बोलता हूं रूम, तो फौरन आपके जहन में एक 4 दीवारों वाली स्ट्रक्चर की
और इसके ऊपर एक छत वगैरह, इसकी एक हक आ जाती है, यानी फौरन आपके जहन में मीनिंग आ जाता है। सो ये कॉम्बिनेशन यानी दोनों कंडीशन जो कि ये पूरा करता है रूम। यानी यहाँ पे यानी देखिए कॉन्सोनेंट, वावल और फिर कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट और वावल को हमने जमा किया, यानी फर्स्ट कंडीशन पूरा हो गया, और सेकंड कंडीशन में किया कि इससे कोई माने निकलते हैं, सो हम इसको वर्ड कह सकते हैं। इसी तरह चेयर को देखें, चेयर का लफ्ज जब हम बोलते हैं तो फौरन आपके जहन में एक चीज का हाक आ जाता है जिस पे लोग बैठते हैं वगैरह वगैरह, तो इसको हम चेयर वर्ड कह सकते हैं। इसी तरह कांस्टेबल को देखें, सिपाही, हाउस को देखें, घर, यानी फौरन आपके जहन में इन अल्फाज को जिसको मैंने अंडरलाइन किए, when we are pronouncing these words, immediately there is some sort of structure comes into our minds which is called the meaning of the words. So we can say that these are words. Like that, under this very words, I have written some other combinations. P, Z, T, P, X, Y, P, A. नो आप दुनिया के जितने भी डिक्शनरी सर्च करेंगे आपको ये वर्ड्स इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके कोई माने नहीं मिलते, यानी हम इसको वर्ड्स नहीं कह सकते क्योंकि इससे कोई माने नहीं निकलते हैं। यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट तो पूरा करता है, इट कम्स ट्रू अपॉन द फर्स्ट कंडीशन बट डजंट कम ट्रू अपॉन द सेकंड कंडीशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट डजंट कन्वे एनी मीनिंग्स, इसमें कोई मानी नहीं होते हैं, सो हम इसको वर्ड्स नहीं कह सकते, सिंपली हम इसको क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि हम इसको वर्ड्स नहीं कह सकते। यानी सो बोथ द कंडीशन यानी मस्ट बी फॉलोड व्हेन वी आर फॉर्मिंग वर्ड्स। अब फिर ये वर्ड्स जो है जनरली हम कहते हैं अल्फाज से सेंटेंसेस बनते हैं, और फिर जो है सेंटेंसेस से पैराग्राफ, और फिर पैराग्राफ से ऐसे वगैरह ये चीजें बनते हैं, लेकिन सेंटेंस से पहले चंद और भी चीजें होती हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब हम ये अल्फाज आपस में मिलाते हैं तो इससे बेसिकली फ्रेजेस बनते हैं, यानी वो जो आपके सेकेंड ईयर बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका जो जिक्र है वो क्या चीज है, नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज एटसेट्रा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं। सो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे फ्रेज को समझें कि फ्रेज क्या चीज होती है। फ्रेज डियर मैंने चंद सिंपल अल्फाज में डिफाइन किया है, आई होप इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल। यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यानी यहां पे तो हमने वावल और कॉन्सोनेंट के जरिए से लफ्ज को बनाया था, यहां पे अब तो लफ्ज हमारे पास आ गया, अब हम क्या चीज करेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग्स, having some meanings but not complete sense, but does not convey complete sense, यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड। सो डियर स्टूडेंट, फ्रेज में भी आपको टू कंडीशन फॉलो करने होंगे, वो कौन कौन से होंगे, यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट कहता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगी, और कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहता है कि ये मीनिंग तो कन्वे करेंगी लेकिन कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेंगी। हम देखिए जनरली यानी ये चंद अल्फाज मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, आउटसाइड द रूम, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आउटसाइड द रूम इन फ्रंट ऑफ योर पीपल, यू विल नॉट बी क्लियर व्हाट अबाउट आई एम टॉकिंग, what are the things outside the room about which I am talking. You are not clear whether I am talking about some trees outside the room, whether I am talking about some human being outside the room, or anything maybe like that. So outside the room, dear student, ये combination of word भी है और साथ साथ इसमें some meaning होते हैं, यानी थोड़े से मानी भी कन्वे करते हैं लेकिन complete sense कन्वे नहीं करते। So, इसी वजह से हम इसको फ्रेज कहते हैं, आउटसाइड द रूम, कमरे से बाहर। नॉट क्लियर टू यू पीपल व्हाट अबाउट आई एम टॉकिंग,
कि मैं किस चीज के बारे में बात करता हूं, आउटसाइड द रूम। लाइक दैट इन द एयर, फिजा में। अब मैं अगर कहता हूं फिजा में, इन द एयर, नॉट क्लियर टू यू पीपल, सो सम अदर वर्ड्स विल बी एडेड टू मेक इट कन्वे कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, सो यहां पे कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस बन गया, डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए। सो इन द एयर जो है ये अल्फाज का कॉम्बिनेशन भी है और इसमें थोड़े बहुत मानी भी है लेकिन कंप्लीट मानी नहीं है। सो हम इसको फ्रेज कह सकते हैं लाइक दैट ऑन द फ्रंट लाइन। On the front line is also a phrase because it conveys some sort of meaning but does not convey complete sense. So इसी वजह से यानी टू कंडीशंस, ये जो चीजें है ये टू कंडीशंस जो है दोनों पूरा करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत मानी तो है लेकिन कंप्लीट मानी ये कन्वे नहीं करते। so इसी वजह से हम इसको फ्रेजेस कह सकते हैं। यानी I will go to repeat it again. A group of words having some meanings but does not convey complete sense. यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे थोड़ी बहुत मानी तो निकलते हैं लेकिन इससे कंप्लीट मानी जो होते हैं वो नहीं निकलते हैं। सो इस ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, हम फ्रेज कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो आप अपने चैप्टर में चले जाए, वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज में चले जाए, वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगे। आई होप यू विल इजीली सॉल्व देम। अच्छा डियर स्टूडेंट, जब ये फ्रेज हो जाए तो आगे क्या चीज है, आगे हमारे पास क्लास आ जाए। यानी आप ये समझ रहे होंगे कि फ्रेजेस के बाद सेंटेंस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास एक और चीज डियर स्टूडेंट होती है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, कंसिस्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज रिगार्डेड एज क्लास। यानी अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, नंबर फर्स्ट कंडीशन, यानी कि यह अल्फाज का मजमुआ होगी कंसिस्ट ऑफ, जो पर मुश्तमिल होगी। यानी कंसिस्ट ऑफ का मतलब पर मुश्तमिल होना, यानी इसमें कौन सी चीजें होगी, सब्जेक्ट भी होगी और प्रेडिकेट भी होगी। यानी ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब सब्जेक्ट क्या चीज है, प्रेडिकेट क्या चीज है, हर सेंटेंस में डियर स्टूडेंट हो, यानी अगर मैं आपको इतना बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मैं लिखता हूं द डॉग बार्क्स, यानी कुत्ता भौंकता है। द डॉग्स बार्क एट मी। अब ये स्टूडेंट यहां पे देखें, द डॉग ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अलावा फिक्रे का जो बाकी हिस्सा होती है उसको क्या चीज कहते हैं, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्सा होती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी नॉर्मली जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कुछ इस तरह कहते हैं कि डूअर ऑफ एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और जब प्रेडिकेट की हम तारीफ करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which tell us something about the subject of a sentence is called a predicate। यानी सो क्लास अब क्या चीज होगी, क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगी और साथ साथ इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होगी। अब देखिए दो सेंटेंसेस जो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हैं, इसके डियर स्टूडेंट फिर अपने काइंड्स होती है। एक डिपेंडेंट क्लास होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। यानी वो भी क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे, बट जो ना ये काफी टाइम ले लेगा, इट विल टेक मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम। देन द सन राइजेस इन द ईस्ट। डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हमारे पास क्या चीज आ गया, ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया।
अब द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी ये एक क्लास हमारे पास बन गया। एंड सेट्स इन द वेस्ट, और मशरिक में गुरूब होता है। अब ये सन जो है वो क्या काम करता है? एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये किस्म का एज ए सब्जेक्ट फंक्शंस परफॉर्म करता है। किस चीज की नुमाइंदगी करता है? द सन की नुमाइंदगी करता है। सो यहाँ पे ये हमारे पास प्रेडिकेट, इस सेंटेंस में डियर स्टूडेंट हमारे पास दो क्लासेस आ गए, और ग्रामेरियन कहते हैं कि ये दोनों क्लासेस जो है ये इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। इंडिपेंडेंट कौन सी क्लास होती है? वो क्लासेस डियर स्टूडेंट होते हैं जो खुद ब खुद खड़े होते हैं, यानी जो जिसके लिए किसी दूसरे अल्फाज की जरूरत नहीं होती है, बाकी सेंटेंसेस बनाने की इसके लिए जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊं और ये बाकी चीजें मिटा दूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये खुद ब खुद जो है ना कंप्लीट सीन्स कन्वे करती है। इसी तरह एंड सेट्स इन द वेस्ट, और ये सन जो है वो मशरिक में गुरूब होता है, मगरिब में गुरूब होता है, यानी सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। सो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है, यानी द सन सेट्स इन द वेस्ट या द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। सो ये यहाँ पे दो क्लासेस से एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब डिपेंडेंट क्लासेस कौन से होते हैं? डिपेंडेंट क्लासेस वो होते हैं जो डिपेंडेंट कंजंक्शंस के जरिए से मिलाए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट कंजंक्शन कौन सी चीजें होती हैं? इफ, वेदर, बिफोर, टीलो, अनलेस, यानी इस किस्म के क्लासेस जो होते हैं, जब ये दो क्लासेस को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम, यानी पहला क्लास जो होगा या मे बी सेकंड क्लास हो, इसको हम फिर एक को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं और दूसरे को डिपेंडेंट। अब देखिए, आई शेल सपोर्ट यू यूर इनिशिएटिव, मैं आपकी इनिशिएटिव की तायीद करूंगा। आई शेल सपोर्ट यूर इनिशिएटिव इफ यू हेल्प माई ब्रदर, अगर आप मेरे भाई की मदद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो डियर स्टूडेंट ये जो है ये डिपेंडेंट कंजंक्शन है, डिपेंडेंट कंजंक्शन। तो इस डिपेंडेंट कंजंक्शन ने क्या कौन सी फंक्शन की है? इस डिपेंडेंट कंजंक्शन ने इस क्लास को भी डिपेंडेंट बनाया है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, या जिसको हम नॉर्मली सबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं। सो इसी वजह से ये फर्स्ट वाला जो क्लास है इसको हम क्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट आई शेल सपोर्ट यू यूर इनिशिएटिव, और ये प्रेडिकेट पार्ट आ गई यहाँ पे हमारे पास। सो डियर स्टूडेंट, यानी ये फर्स्ट वाला जो क्लास है इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये सेकंड वाला जो क्लास है जिसको इफ इन डिपेंडेंट कंजंक्शंस के जरिए से मिलाया है हमने, यानी ये क्या चीज है? ये यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। सो ये क्लासेस जो होते हैं ये फिर आगे किस चीज को जो है ना, इससे आगे क्या चीज बन जाती है? इससे आगे फिर सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब देखिए ये डिफरेंट क्लासेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को हमने मिलाया, और इसने जो है ना पहले क्लासेस सेंटेंसेस बनाए, कंपाउंड सेंटेंसेस, और इस कंपाउंड सेंटेंसेस को हमने डिफरेंट काइंड्स यानी कैटेगरीज में तकसीम किया। यानी फॉर एग्जांपल वर्ड्स देखिए, अल्फाज को कनेक्ट किए, इन द ईस्ट, फ्रेजेस को कनेक्ट किए, फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट, फिर क्लासेस बन गए, और इन तमाम चीजों से हमारे पास कौन सी चीज बन गई? कंपाउंड सेंटेंसेस बन गए। सो इसी वजह से डियर स्टूडेंट थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, यानी पहले अल्फाज हमारे पास आ जाते हैं, उन अल्फाज को हम किस किन चीजों से बना देते हैं? उन अल्फाज को हम कॉन्सोनेंट और वावल की मदद से बना देते हैं। जब ये अल्फाज बन जाते हैं तो ये अल्फाज हमारे पास कौन सी चीज बना देते हैं? ये हमारे पास फ्रेजेस बना देते हैं, और ये फ्रेजेस और ये अल्फाज जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट कौन सी चीज है? क्लासेस बन जाते हैं, और इन क्लासेस के बाद क्या चीज फिर आ जाती है हमारे पास? फिर जो है ना सेंटेंसेस आ जाते हैं, और ये सेंटेंसेस जो होते हैं दीज आर द बिल्डिंग
जो है ना मटेरियल, these are the materials of the building of English language. So I hope you find this lecture really fruitful, and it will boost up the aptitude level of your understanding regarding the basic structure of English language. Thanks for watching my video, and I hope you will be in the good health, and you will be definitely enjoying very happy days. Thanks for watching. We'll see you again in my next lecture.